अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित KSP। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के महान न्यायवादी के बारे में। पूरा इसके बारे में डिटेल में समझेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं हिस्ट्रिकल से। दोस्तों, संविधान के जो अनुच्छेद 76 है उसके अंदर भारतीय जो अटॉर्नी जनरल है उसके बारे में, पद के बारे में, व्यवस्था के बारे में मिलता है। उसके अंदर पूरा बताया गया है किस तरीके से इसका कार्यकाल होगा, किस तरीके से इसकी नियुक्ति होगी और इसकी शक्तियाँ और इसके जो अधिकार हैं इसके बारे में इसका वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो अटॉर्नी जनरल होता है उसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है और उसके अंदर योग्यता भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना योग्यता के किसी अटॉर्नी जनरल के पद दिया नहीं जा सकता। जो उच्चतम जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, उसकी न्यायाधीश की जैसे किसी नियुक्ति के लिए होती है, तो उसी प्रकार दोस्तों जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति होती है। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करना लगभग 5 वर्ष का उससे अनुभव होना चाहिए या फिर उसकी 10 वर्ष की वकालत होनी चाहिए। इस तौर तरीके पर ही उसको महान्यायवादी बनाया जा सकता है राष्ट्रपति के अनुसार। और दोस्तों, महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान द्वारा वैसे तो निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन इसके अलावा जो संविधान में हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था भी नहीं है कि किस तरीके से इसको हटाया जा सकता है महान्यायवादी को। तो ये समझ सकते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति के प्रसाद परेत पर है, क्योंकि राष्ट्रपति चाहेगा इसको हटा सकता है, इसको बना सकता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ही सब कुछ चुना जाता है। और यदि इसको त्याग देना हो तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देगा। जब सरकार या सरकार के अंदर जैसे त्याग पत्र देना हो, सरकार बदल जाएगी तो त्याग पत्र तो देना ही पड़ेगा। महान्यायवादी या फिर जो उसके महाधिवक्ता में दोस्तों हम अगली वीडियो में समझेंगे। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अलग अलग सिफारिश देते हैं। तो ये जैसे संविधान के अंदर जो परिश्रमिक जो कार्य हैं उनके अंदर तय हो नहीं पाएगी, तो राष्ट्रपति क्या है दोस्तों, जो संविधान में जो महान्यायवादी का जो परिश्रमिक जो तय तो होता नहीं है, उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि सारा काम राष्ट्रपति करेगा, जो महान्यायवादी को चुना जाएगा। अब दोस्तों, समझते हैं कि इसके कार्य, उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं। दोस्तों, भारत सरकार के अंदर जो मुख्य इसके अंदर कानून अधिकार के बारे में हमें यदि समझना है तो दोस्तों अंदर क्या है, जो भी विधि संबंधी कार्य हैं या सलाह संबंधी कार्य हैं वो सभी महान्यायवादी को सौंपे गए हैं। विधि के जो स्वरूप हैं, इसके अन्य कर्तव्य का पालन करना, फिर वो राष्ट्रपति को सौंपना। और दोस्तों, इसके अंदर जैसे कोई भी विधि का किस तरीके से संविधान के अंदर कोई कानून हो, किस तरीके से निर्वहन करना, किस तरीके से वो चल रहा है उसके बारे में। और जो इसकी जो दोस्तों ये सब इसकी शक्तियाँ और जो क्या है, और इसके अंदर जो जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे भारत सरकार जो संबंधित कोई भी मामला है सुप्रीम कोर्ट में या फिर भारत सरकार की ओर से पेश होना, इसका महान्यायवादी ये कार्य सब कुछ सौंपता है, महान्यायवादी होता है। और जो संविधान के अंदर जो 143वां अनुच्छेद है, राष्ट्रपति के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत सरकार प्रतिनिधित्व करना है वो भी महान्यायवादी ही करता है। जैसे भारत सरकार से संबंधित कोई भी मामला है, वो जब हाई कोर्ट में जाएगा तो सुनवाई का अधिकार महान्यायवादी उसको जो भी कार्य है वो सौंपता है। किसको? राष्ट्रपति को। और ये सुप्रीम कोर्ट के वहीं पे सौंपता है, हाई कोर्ट के उसके अंदर। अब दोस्तों, समझते हैं इसके अंदर इसकी जो राइट्स हैं और जो लिमिटेड हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, जो भारत के जो किसी भी क्षेत्र में या अदालत हो या फिर महान्यायवादी सुनवाई का अधिकार है, यानी कि महान्यायवादी को हर सुनवाई का अधिकार होता है, हमेशा ये स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त जैसे संसद के दोनों सदन जो लोकसभा और राज्यसभा है, इसमें भाग भी ले सकता है। संयुक्त बैठक भी जो जैसे संयुक्त बैठक होती है दोस्तों, हमने बताया होगा, और उसके अंदर मताधिकार के बगैर भाग लेने का उसको अधिकार होता है, यानी कि उसको मत देना नहीं पड़ता, उसके अंदर अधिकार ले सकता है। एक संसद का सदस्य बिना किसी उसको भत्ते भी मिलेंगे, अलग से एक पैसा मिलेगा, लेकिन वो उसको वोट देने का अधिकार है ही नहीं, वो ऐसी सदस्य बन सकता है। और महान्यायवादी जैसे उसकी कुछ लिमिटेड भी हैं, उसके कुछ कर्तव्य हैं, जैसे भारत सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह का विश्लेषण नहीं कर सकता, या फिर हम समझ सकते जैसे भारत सरकार को कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता, गलत टिप्पणी हो या कैसी भी हो, बिना भारत सरकार की अनुमति को किसी कार्य जो आपराधिक मामले हैं उसको व्यक्ति का बचाव भी नहीं कर सकता। ये सब उसकी कुछ सीमाएं दी गई, उसकी मर्यादाएं। और साथ ही साथ वो ना ही किसी परिषद या कंपनी का निदेशक का पद ग्रहण कर सकता है, किसी कंपनी में पद अपना ग्रहण नहीं कर सकता जब तक किसी विधि या फिर जो न्यायालय, मंत्रालय या फिर वैधानिक मामला या फिर विभाग माध्यम है या फिर कोई भी कार्य है उसे प्रेषित भी नहीं कर सकता। वह भारत सरकार का किसी भी मंत्रालय, विभाग या सार्वजनिक जो उपक्रम है या फिर कोई भी उसको सलाह नहीं देगा। ये सब उसको
जो सीमाएँ दी गई हैं। हालाँकि जैसे महान्यायवादी जैसे पूर्णकालिक वकील नहीं है, यानी कि ये इसकी एक सरकारी कर्मी है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। देखिए दोस्तों, फिर भी ये जैसे इसकी पावर अच्छी है, यानी कि जो कार्य इसको अच्छे दिए गए हैं तो इसको ये ज़रूरी होता है। जैसे वह एक जो सरकारी कर्मी है उसकी श्रेणी में तो ये गिना नहीं जाएगा। निजी विधिक कार्यवाही में इसको रोका नहीं जा सकता। जैसे कोई भी प्राइवेट मामला है उसके अंदर कोई भी कानून है उसको देख जांच करना ये सब कर सकता है। जैसे भारत का महान्यायवादी दोस्तों, इसका जो भारत में, जैसे हम अगली वीडियो में समझेंगे महाधिवक्ता के बारे में। तो दोस्तों ये महान्यायवादी हमें जो अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन मिलता है, मैंने अभी बात भी की थी। तो दोस्तों ये सभी इसके कार्य हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।